गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले आयंस के अपटेक के बारे में पढ़ा था कि आयंस का अपटेक किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण। जो प्लांट्स के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण कैसे होता है। यहाँ जितने भी प्लांट होते हैं सभी प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल है तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होगा। क्लोरोफिल के कारण प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के कारण यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्लांट्स में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट बना है, इस कार्बोहाइड्रेट या क्या है, कार्बनिक पदार्थ। इस कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है प्लांट्स के अंदर, तो यहाँ इस कार्बनिक पदार्थ के स्थानांतरण की बात करते हैं। हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर कि इन कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट बना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, एक तो आएगा स्रोत और एक आएगी सिंक, सोर्स और सिंक। तो यहाँ पर जो ये कार्बनिक पदार्थ बना है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, इस कार्बोहाइड्रेट का कहाँ तो निर्माण होता है, इसका कहाँ सोर्स होता है, तो क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, लीव्स के अंदर। तो यहाँ पर जो तरुण पत्तियां होती हैं, क्योंकि सभी लीव्स में होता है, या परिपक्व जो पत्तियां होती हैं, तो ये तो होती हैं स्रोत। किसका, इन कार्बनिक पदार्थों का। यहां तो होता है निर्माण। अब इनका संचय किस स्थान पर होता है, संचय स्थल। या तो हम संचय स्थल की बात करें या उनके उपापचय स्थल की बात करें, तो ये संचय स्थल और उपापचय जो स्थल है ये क्या कहलाता है, सिंक कहलाता है। तो यहाँ पर संचय और उपापचय स्थल कौन से होते हैं, रूट, स्टेम, सीड, फ्रूट, सभी क्या है यहाँ पर, ये संचय स्थल। इन कार्बनिक पदार्थों का इन जगह पर संचय होता है, या फिर यहाँ पर विभिन्न जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वहां ये यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्रोत से सिंक तक, स्रोत से सिंक तक इन कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता कैसे है, तो यही हमको क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण या कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। यही चीज हमको आगे यहाँ पर पढ़नी है कि यहाँ पर जो स्रोत से यह कार्बनिक पदार्थ निर्मित हुए हैं ये सिंक तक कैसे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर स्थानांतरण का मार्ग क्या है, पथ क्या है। यहाँ पर इन कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण का पथ कौन सा है। यहाँ पर विभिन्न प्रयोग किए गए, विभिन्न प्रयोगों से पथ को जानने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर जो इसका रूट था उसके लिए जो प्रयोग किए गए उनमें से वन बाय वन देखते हैं। पहला देखते हैं वलयन या मेखला प्रयोग, वलयन या मेखला प्रयोग। यहां पर क्या किया कि हमने एक ऐसे प्लांट को लिया
जिसके अंदर ऊपर लीव्स प्रेजेंट थी। यहां जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का क्षेत्र था, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का क्षेत्र, इसको रिमूव कर दिया। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का कौन सा क्षेत्र होता है? कॉर्टेक्स, सबसे पहले फिलोएम, फिलोएम के बाद कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद में सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है तो कॉर्क कैम्बियम, और जब कॉर्क कैम्बियम है तो यहां पर एपिडर्मिस नहीं होगी। तो इस क्षेत्र को हमने यहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया। यहां वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर के क्षेत्र को हटा करके केवल कौन सी चीज रखी हमने? जाइलम, और जाइलम के अंदर की तरफ पित्त। यहां जाइलम और पित्त को रखा, और इसके अलावा जितनी भी सारी चीजें थी उनको हमने क्या कर दिया? हटा दिया, रिमूव कर दिया। और इस प्लांट को ले जा करके हमने क्या किया? गमले में रख दिया। गमला लिया और उस गमले में इस प्लांट को यहां पर हमने रख दिया। अब क्या करते हैं कि इस गमले को कुछ सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं ऐसे। इस छाल को तो हमने हटा दिया। ये क्या है? खांच। ये छाल, ये स्टेम भी कह सकते हैं क्योंकि स्टेम भी है ये। अब इस गमले को जब हम कुछ सप्ताह के लिए छोड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं, तो यहाँ क्या होता है? फिलोएम तो यहाँ है नहीं नीचे वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में यहाँ तक तो फिलोएम है, और यहाँ से नीचे का जो पार्ट है यहाँ फिलोएम क्या है? इस पार्ट में फिलोएम एब्सेंट। यहां तक तो जाइलम, फिलोएम सभी चीज प्रेजेंट है, लेकिन इससे नीचे वाले पार्ट में फिलोएम क्या है? एब्सेंट। अब क्या करते हैं? कुछ समय बाद देखते हैं, कुछ सप्ताह के बाद देखते हैं कि यहाँ जो नीचे वाला पार्ट था, ये नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसे फूला हुआ नजर आता है। कुछ सप्ताह के बाद में ये नीचे वाला पार्ट ऐसे कुछ फूला हुआ नजर आता है। और कुछ छोड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं, तो इस नीचे वाले पार्ट में से अब इस नीचे वाले पार्ट में से यहाँ पर रूट निकल आती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? अपस्थानिक रूट। यहाँ पर ये अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। तो स्टूडेंट्स, क्यों तो यहां से ये उभार बने और क्यों यहां पर रूट आई? तो यह साइंटिस्ट ने क्लियर इसका एक रीजन दिया कि यहां जब हमने यहाँ फिलोएम को रिमूव कर दिया, फिलोएम को यहां से हटा दिया, तो जो ऊपर से, क्योंकि ऊपर क्या है? यहाँ पर लीव्स है, ऊपर यहाँ पत्तियां लगी हुई हैं। अब पत्तियां हैं तो खाना भी बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। जब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो यहाँ पर जो खाना बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण हो रहा है, वो यहाँ पर आकर के धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगी। अब नीचे जब फिलोएम नहीं है, तो फिलोएम नहीं है तो जाइलम तो है, नीचे से ऊपर की तरफ खनिज लवण और जल का तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से रॉ मटेरियल तो जा रहा है, लेकिन ऊपर से जो खाना बन के आ रहा है वो नीचे नहीं जा रहा। अब नीचे नहीं जा रहा तो वो यहाँ के इकट्ठा होगा, और
इसकी अधिक एक्सेस के कारण, इसकी अधिक मात्रा के कारण यहाँ पर कुछ सप्ताह के बाद में अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। तो इस आधार पर साइंटिस्ट ने कहा कि जो स्थानांतरण का जो पथ है वो क्या होता है, फ्लोएम होता है, ना कि जाइलम। सेकंड प्रयोग किया गया एक एफिड के ऊपर। सेकंड, एफिड सूखका। एफिड सूखका रस का विश्लेषण। और यहां इस एफिड पद के रस का विश्लेषण क्यों किया गया, क्योंकि ये जो एफिड होती है, ये एफिड जो फ्लोएम की सीव ट्यूब होती है, इन सीव ट्यूब के रस पर निर्भर होती है। यहाँ पर जो ये सीव ट्यूब है, इन सीव ट्यूब के अंदर जो रस भरा हुआ होता है, इस रस के ऊपर ये डिपेंडेंट होती हैं, इसके ऊपर ये निर्भर होती हैं। तो अपनी सूखिका के द्वारा यहाँ सीव ट्यूब के अंदर डाल करके रस को ये चूसती हैं। तो जब ये रस को चूसेंगे तो कुछ मात्रा में कुछ अवशेष तो उसकी सूखिका में रह जाते हैं। और यहाँ सीव ट्यूब के अंदर जितने भी जो पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, पहले भी मैंने बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट या फिर कहें शुगर। कार्बोहाइड्रेट में क्या, शुगर। और शुगर भी यहाँ पर मेनली कौन सी होती है, सुक्रोज। और सुक्रोज के साथ साथ में अल्प मात्रा में ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये भी उपस्थित होती हैं, लेकिन ये अल्प मात्रा में। मेनली क्या होती है, सुक्रोज। तो जब हम इसकी सूखिका का विश्लेषण करेंगे, डिसेक्शन करेंगे, तो यहां हमको ये शुगर मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीव ट्यूब से ये अपने भोजन को ले रही है। और अगर फ्लोएम से ही भोजन का स्थानांतरण हो रहा है तो यहाँ पर मिलना चाहिए। तो सब इसका एफिड की सूखिका को, यहाँ एफिड को दिया CO2, CO2 से किया इसको बेहोश, बेहोश करके क्या किया, इसकी सूखिका को निकाल लिया। और इसको निकालकर इसका क्या किया, विश्लेषण, प्रैक्टिकल किया। यहाँ इसका जब विश्लेषण किया तो यहाँ पर इसकी सूखिका के अंदर क्या मिला हमको, यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट मिली, ये शुगर मिली। तो इनके आधार पर वापस साइंटिस्ट ने यही कहा कि यहाँ जो भोजन का जो संवहन हो रहा है फ्लोएम के द्वारा हो रहा है, और फ्लोएम में भी किससे हो रहा है, सीव ट्यूब के द्वारा हो रहा है। क्योंकि अभी आगे आपको पढ़ाऊंगी, फ्लोएम 4 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, और इस फ्लोएम में भी जो सीव ट्यूब हैं, इनके द्वारा भोजन का स्थानांतरण हो रहा है। नेक्स्ट, समस्थानिक CO2 द्वारा। थर्ड, समस्थानिक CO2 द्वारा। यहां क्या किया, जो CO2 है, इस CO2 में कार्बन को समस्थानिक लिया। कार्बन क्या लिया, C14। इस CO2 में C14 कार्बन है। जो C14 कार्बन कैसा होता है, समस्थानिक होता है इसका। अब यहां पर जो लीव्स थी, पत्तियां थी, इन पत्तियों को इस CO2 से पोषित किया। मतलब यहां पर इन पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होगी, CO2 की। तो
तो यहाँ पर इन लीव्स को ये CO2 उपलब्ध कराई प्लांट को। अब इस CO2 को जब प्लांट लेगा, ये लीव्स लेंगी, तो यहाँ पर संश्लेषण से जो कार्बोहाइड्रेट बनेगी, इस कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि CO2 तो ये यूज हुई है, फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन कौन सा प्रेजेंट होगा, C14 वाला। यहाँ C14 वाला कार्बन ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट में C14 कार्बन प्रेजेंट है, जिसको हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा देख सकते हैं। प्लांट में जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, एक तरह से एक्सरे समझो, तो ये C14 का हमें पता चल जाएगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के बाद में ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ गई है, इस स्रोत से किस किस सिंक में गई है और कैसे गई है, किस रूट के जरिए गई है। तो यहाँ हमको सिंक का तो पता लगाना नहीं है, किसका लगाना है, रूट का। तो उस रूट को हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा देख सकते हैं कि लीव से लेकर के सिंक तक जब ये गई है, तो ये रूट कौन सा है, इस रूट का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ ये C14 कार्बन जो है, जहां जहां जिस मार्ग से भी जाएगा, जहां भी जाएगा, उस मार्ग को ऑटो रेडियोग्राफी से ये सेल्स के अंदर जहां जहां प्रेजेंट होगा, यहाँ इसके जरिए हम इसको पहचान सकते हैं। तो कन्फर्म हो गया इसके द्वारा कि यहाँ जो कार्बनिक विलेय पदार्थों का जो स्थानांतरण है, ये स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, और फ्लोएम में भी सीव ट्यूब के द्वारा होता है। तो यहाँ एट लास्ट फाइनल हो गया कि जो सीव ट्यूब होती हैं, ये सीव ट्यूब ही भोजन का स्थानांतरण करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लोएम बना किन किन चीजों का होता है। यहाँ जो फ्लोएम है, फ्लोएम की संरचना, तो यहाँ पर ये फ्लोएम किन किन चीजों से निर्मित होता है। यहाँ हम इसको लैक्टोम भी कहते हैं और बास्ट, इसको बास्ट भी कहते हैं और लैक्टोम, दोनों नामों से जाना जाता है फ्लोएम को। तो स्टूडेंट्स, फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। आप लोगों ने 11th में अंदर पढ़ा है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं, ये सेल्स इन उत्पत्ति में समान नहीं होती, कार्य समान नहीं करती, लेकिन मिलकर के एक कंप्लीट एक तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहाँ जो फ्लोएम की संरचना है, ये फ्लोएम की संरचना 4 एलिमेंट से, 4 तत्वों से मिलकर के होती है, 4 तत्वों से मिलकर के बनती है। अब ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहले सीव एलिमेंट, दूसरा कॉम्पेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पेरेन्काइमा, और फोर्थ फ्लोएम फाइबर। यहाँ पर जो सीव एलिमेंट हैं, यहाँ सीव एलिमेंट भी 2 होते हैं। एक तो होती हैं सीव सेल्स और दूसरे होती हैं सीव ट्यूब। सीव सेल्स और सीव ट्यूब 2 यहाँ पर सीव एलिमेंट होते हैं। सीव को बोलते हैं चालनी। तो ये चालनी कोशिकाएं और चालनी नलिकाएं। कैंपेनियन सेल्स को बोलते हैं सहचर सेल्स। कैंपेनियन सेल्स को सहचर सेल्स कहते हैं। तो यहाँ कैंपेनियन सेल्स को हम सहचर सेल्स कहते हैं। अब देखते हैं इनको 1 बाय 1 करके। फर्स्ट, सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट में
दो चीजें, सीव सेल्स और सीव ट्यूब, चालिनी कोशिकाएं और चालिनी नलिकाएं। यहाँ पर जो चालिनी कोशिकाएं होती हैं, सीव सेल्स होती हैं, ये सीव सेल्स अक्सर आयताकार आकार की मिलती हैं। आगे अभी जब हम सीव ट्यूब की संरचना बनाएंगे, क्योंकि एक सीव सेल दूसरी सीव सेल के साथ में इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से। तो अक्सर ये लंबवत होती हैं, कोई फिक्स संरचना नहीं होती। हम इसको आयताकार भी नहीं कह सकते, बेलनाकार भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार की ये जो सीव सेल होती हैं, इन सीव सेल के अंदर यहाँ पर जो प्लेट होती है, पट्टिका क्षेत्र होता है, प्लेट या पट्टिका क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है। सीव सेल जब इनका निर्माण होता है, ये तरुण अवस्था में होती हैं, तो यहाँ तरुण सीव सेल्स के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है। लेकिन जैसे ही ये सीव सेल मैच्योर हो जाती हैं, तो यहाँ जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, एब्सेंट। शुरुआत में जब इनका निर्माण होता है तब तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। पट्टिका क्षेत्र भी यहाँ नहीं पाया जाता है। अब ये सीव सेल क्या करेंगी कि एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से जुड़ करके, ऐसे जुड़ करके यहाँ पर सीव ट्यूब का निर्माण करेंगी। जब एक दूसरे के ऊपर ये सीव ट्यूब का निर्माण करेंगी, ऐसे एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाएंगी, तो इनका जो ये क्षेत्र है, कॉमन क्षेत्र जो एक दूसरे के साथ में लगा हुआ है, यहाँ पर इस क्षेत्र में पट्टिकाओं का निर्माण होगा। जैसे जाली जो होती है, छलनी जो होती है, उसके अंदर इस प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ भी इस क्षेत्र में ऐसे ही छिद्र पाए जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर ऐसे जुड़ करके ये ट्यूब का निर्माण कर लेंगी। अब ये जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं हम, पट्टिका क्षेत्र। तो यहाँ सीव सेल्स ने मिलकर के सीव ट्यूब का निर्माण कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसका मतलब विभिन्न प्रकार का यहाँ पर कोई किसी ना किसी प्रकार का लिग्निफिकेशन, सुवेरणीकरण है, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर स्थूलन पाया जाता है, स्थूलन के साथ साथ में यहाँ पर गर्त भी पाए जाते हैं, चाहे वो साधारण गर्त हो चाहे वो परिवेशित गर्त हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाँ एक चीज और, कि यहाँ जो पट्टिका क्षेत्र है, इस पट्टिका क्षेत्र में यहाँ पर एक विशेष प्रकार की विशेष प्रकार का स्थूलन होता है, या स्थूलन या डिपोजिशन होता है, और ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। क्योंकि यहाँ इन पट्टिका क्षेत्र पर, जब आगे अभी आपको बताऊंगी लास्ट में, कि यहाँ पर ये स्थूलन क्या काम करेगा, कैसे यहाँ इन पट्टिकाओं को रोकेगा, इन छिद्रों को रोकेगा और कैसे खुलेगा। तो ये आपको फाइनल में जब आओगे तब भी वहां पढ़ोगे, जब जाइलम जाइलम फ्लोएम पढ़ोगे, फ्लोएम के अंदर। तो ये जो स्थूलन, यहाँ विशेष प्रकार का जो स्थूलन पाया जाता है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जब मौसम विपरीत होता है, जैसे पतझड़ का टाइम है, गर्मियों का शरद का मौसम है, तो उस टाइम क्या होगा, ये जम करके इन सीव ट्यूब के अंदर गमन को कम कर देता है। और जब मौसम अनुकूल आता है, बसंत का है या गर्मी का है, तो ये यहाँ से पिघल करके हट जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड, कैंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं। स्टूडेंट्स, सहचर कोशिकाएं, यहां पर जो इस प्रकार से अभी हमने बनाई थी, क्योंकि इन्होंने मिलकर के किसका निर्माण कर लिया, सीव सेल्स ने सीव ट्यूब का। तो ये सहचर कोशिकाएं इनके साथ साथ ऐसे जुड़ी हुई पाई जाती हैं,
प्रत्येक सेल के साथ में यहाँ सहचर कोशिकाएं उपस्थित होंगी, क्योंकि सीव सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनके अंदर ये न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है। ये क्या है? कॉम्पेनियन सेल्स। ये सीव ट्यूब। प्रत्येक सीव सेल के साथ में एक कैम्पेनियन सेल उपस्थित होगी, इसकी पार्श्व स्थिति में उपस्थित होगी, इसमें न्यूक्लियस होगा। इन दोनों को, सीव सेल्स को और कैम्पेनियन सेल्स को, हम सिस्टर सेल्स कहते हैं। और सिस्टर सेल्स क्यों कहते हैं? जब इनका निर्माण होता है तो निर्माण इनका एक ही मदर सेल से होता है, और एक मदर सेल के कारण हम इनको क्या कहते हैं? सिस्टर सेल। एक आकार में बड़ी होती है, दूसरी आकार में छोटी होती है। कैम्पेनियन सेल्स में हमेशा केंद्रक प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर मैच्योर होने के बाद में, मैच्योरेशन के बाद में यहाँ केंद्रक उपस्थित नहीं होगा। तो ये इसके सभी कार्यों को संभालती है। यहाँ पर जो कैम्पेनियन सेल होती है, ये कैम्पेनियन सेल्स सीव सेल्स के सभी कार्यों को संभालती है। उसके साथ साथ यहाँ पर दाब प्रवणता को भी बनाए रखती है। सीव कैम्पेनियन सेल सीव सेल्स की या सीव ट्यूब की दाब प्रवणता को बनाए रखती है। इसके साथ संवहन में मदद करती है। क्यों? यहां से तो सीधा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन यहां से क्या होगा? पार्श्वीय संवहन, पार्श्वीय या अरीय संवहन। तो यहां ये संवहन में मदद करती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा जो ये प्रेजेंट हैं, इनके साथ साथ इस प्रकार से अटैच मिलेगा। तो यहां इसके साथ साथ फ्लोएम पैरेनकाइमा यहां पर प्रेजेंट होगा। ये जो फ्लोएम पैरेनकाइमा है, ये कैसी होती है? पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। पैरेनकाइमेटस मृदूत की है। मृदूत की सेल्स हैं तो कैसी होंगी? लिविंग, जीवित सेल्स होंगी, पतली भित्ति वाली होंगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमेटस है, पैरेनकाइमा है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल भी हो सकता है। कंफर्म नहीं कहेंगे कि होगा ही, हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिविंग सेल होती हैं, जीवित सेल्स होती हैं। दो काम करती हैं, एक तो सपोर्ट का कार्य करेंगी, यांत्रिक सपोर्ट का, और दूसरा यहाँ पर दाब प्रवणता बनाए रखने का कार्य करेंगी। जो यहाँ पर सीव ट्यूब है, इन सीव ट्यूब में दाब प्रवणता बनाए रखने का कार्य करती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पहला दाब प्रवणता और दूसरा यांत्रिक सपोर्ट। और दूसरा दाब प्रवणता। लास्ट फोर्थ आता है फ्लोएम फाइबर। फोर्थ फ्लोएम फाइबर। स्टूडेंट्स, यहां जितने भी हैं, चाहे हम सहचर कोशिकाओं की बात करें, चाहे हम फ्लोएम पैरेनकाइमा की बात करें, चाहे हम यहाँ पर कैम्पेनियन सेल्स की बात करें, सीव ट्यूब सीव सेल्स की बात करें, ये सभी पैरेनकाइमा का जीवित भाग होता है, मृत भाग नहीं होता। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, ये फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं? डेड, मृत भाग होता है, डेड भाग होता है। ये अकेला फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर ही ऐसा पार्ट है जो नॉन लिविंग होता है। बाकी तीनों एलिमेंट कैसे होते हैं? लिविंग पार्ट होते हैं। जब शुरुआत की अवस्था में इन सेल्स का निर्माण होता है, फ्लोएम फाइबर्स की सेल्स का,
तो ये कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। लेकिन इन लिविंग सेल्स में जब यहां पर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाते हैं तो यहां लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। फाइनल में पढ़ोगे आप लोग, तो यहां लिग्निन का डिपोजिशन होने के बाद में सेल्स कैसी हो जाएंगी? डेड। रीजन क्या है? क्योंकि अगर ये लिविंग सेल्स हैं तो इनके अंदर हार्डनेस नहीं होगी, और यहाँ सपोर्ट करने के लिए तो यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा भी है, लेकिन जो ऊंचे प्लांट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग पर अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं बिना सीढ़ियों के, तो ऐसा बेस होना चाहिए जो ज़्यादा ऊपर तक हमको सहन कर सके। कमज़ोर होगा तो टूट जाएगा, तो ये कमज़ोर बेस होता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो यहाँ जो लिविंग सेल्स होती हैं इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन के साथ साथ यहाँ पर और चीज़ों का भी हो जाता है, तो सेल्स कैसी हो जाती हैं? डेड। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कि लिग्निन के डिपोजिशन के बाद में जल के लिए कोशिका अपारगम्य हो जाती है और कोशिका क्या हो जाती है? मर जाती है, कोशिका डेड हो जाती है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के डिपोजिशन के बाद में सेल्स डेड हो जाएगी, और ये जो डेड सेल्स हैं ये सेल्स यांत्रिक बल सपोर्ट करती हैं, यांत्रिक बल प्रदान करती हैं। ऑलमोस्ट यहाँ फ्लोएम को सपोर्ट का कार्य करती हैं। तो ये आपके फ्लोएम के चारों एलिमेंट हैं: सीव एलिमेंट, कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इनसे मिलकर के फ्लोएम का निर्माण होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।